हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं जय अजय क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि लास्ट जो हमारी पीवाईक्यू की क्लास हुई थी, हम लोगों ने 65 क्वेश्चन आंसर हम पीवाईक्यू के सॉल्व कर चुके थे विद एक्सप्लेन के साथ। चारों ऑप्शन का जो 4 ऑप्शन देते हैं, चारों ऑप्शन का हम लोगों ने क्लियर किया था, चारों ऑप्शन की एक्सप्लेन किया हुआ था। तो हम लोगों ने 65 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं विद एक्सप्लेन के साथ। आज हमारा 66 है। जैसे कि बाइल क्या होता है, यानी कि जो बाइल जूस होता है, जो बाइल होता है, बाइल जूस से आप क्या समझते हैं। बाइल जूस का उत्पादन द्वारा किसके द्वारा किया जाता है, यानी बाइल जूस किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है या किसके द्वारा बनाया जाता है। तो जैसे ही बाइल जूस का नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक नाम याद आ जाता है, लीवर। यानी कि यकृत द्वारा जो लीवर हमारा होता है, लीवर द्वारा जो बाइल जूस होता है उसका निर्माण किया जाता है। बाइल जूस निर्माण हो गया, लेकिन इसका काम क्या है, इसका काम क्या होता है। तो ये जो वसा का पाचन में और वसा के इमल्सिफिकेशन में बाइल जूस अपना अहम भूमिका निभाता है। एक एक करके क्वेश्चन समझते हैं सारे। स्टमक से आप क्या समझते हैं। जो स्टमक होता है हमारा, स्टमक जो होता है, स्टमक में जो हमारा फूड होता है, भोजन होता है, वो पहले हमारा सबसे पहले जो भोजन होता है वो स्टमक में होता है। स्टमक में जो कोशिकाएं होती हैं वो फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती हैं। तोड़ने के बाद काफ़ी देर तक हमारा जो भोजन होता है स्टमक में होता है, स्टमक से बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि काइम से आप क्या समझते हैं। यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन है, काइम से आप क्या समझते हैं। तो काइम क्या होता है। काइम उसे कहते हैं जो भोजन हमारा होता है स्टमक में, भोजन गाढ़ा चिपचिपा तरल पदार्थ बनता है, यानी गाढ़ा चिपचिपा तरल पदार्थ के फॉर्म में जो भोजन हमारा होता है, दिस इज कॉल्ड काइम कहते हैं। काइम जो प्रोसेस होता कहाँ है, तो स्टमक में होता है। काइम क्या होता है, काइम जो भोजन हमारा होता है वो एक तरल पेस्ट में बदल जाता है, जिसे हम लोग काइम कहते हैं। ये काइम की जो प्रोसेस होता है वो होता कहाँ है, तो स्टमक में होता है। जो स्टमक होता है, स्टमक में HCl का भी निर्माण होता है, जो भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, यानी भोजन को जो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करने में काम करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जैसे कि अभी हमने बताया कि जो हमारा फूड होता है, फूड स्टमक में, स्टमक से बाद मतलब फूड का अत्यधिक सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है फूड का हमारा, तो फूड का सबसे ज़्यादा पाचन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, डियोडिनम, जियोजिनम और इलियम। 3 पार्ट होते हैं, डियोडिनम, जियोजिनम और इलियम, 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। पूछा गया पीजीटी में क्वेश्चन है कि भोजन सबसे ज़्यादा डाइजेस्ट कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट हमारा है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से आप क्या समझते हैं। जैसे कि हम लोगों ने जब डायबिटीज़ पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि जो हमारा इंसुलिन हार्मोन है, जो इंसुलिन हार्मोन है वो कहाँ बनता है, कहाँ बनता है, तो पैनक्रियाज की लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा सेल से बनता है, बीटा सेल से बनता है। ये चीज़ें हमने जब डायबिटीज़ का चैप्टर पढ़ा था तब पढ़ा था कि जो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज की लैंगरहैंस की दीपिकाओं से बीटा सेल से क्या निकलता है, बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन। बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन हमारा निकलता है, इंसुलिन निकलता है। बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन हार्मोन का काम क्या होता है, जो हमारी बॉडी में ब्लड होता है, ब्लड में जो शुगर होता है, शुगर को मेंटेन करता है, यानी कंट्रोल करता है कौन, इंसुलिन हार्मोन। जो इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है, डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ क्यों हो जाएगी, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन आपकी बॉडी में नहीं रहेगा, तो क्या होगा, जो ब्लड में शुगर का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाता है ऐसी स्थिति को डायबिटीज़ कहते हैं, डायबिटीज़ हो जाएगा। तो इंसुलिन हार्मोन का काम है कि जो हमारा ब्लड है, ब्लड में शुगर है, शुगर के स्तर को मेंटेन करता है।
शुगर के स्तर को मेंटेन करता है। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। जो इंसुलिन हार्मोन है वो पैनक्रियाज की लैंगरहैंस की बीटा सेल से निकलता है। एक पूछा जाता है ग्लूकागॉन हार्मोन। ग्लूकागॉन हार्मोन क्या होता है? ग्लूकागॉन हार्मोन भी पैनक्रियाज से निकलता है, लेकिन पैनक्रियाज की लैंगरहैंस की दीपकाओं में कितनी सेल होती हैं? अल्फा बीटा गामा 3 सेल होती हैं। अल्फा बीटा गामा 3 सेल होती हैं। बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। जो अल्फा सेल होती हैं, अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागॉन निकलता है। ग्लूकागॉन जब कम निकलने लगेगा ग्लूकागॉन से तो क्या हो जाता है? हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है किसकी कमी से हाइपोग्लाइसीमिया होता है? किस हार्मोन की कमी से? तो ग्लूकागॉन हार्मोन की कमी से। कहाँ से निकलता है? पैनक्रियाज की लैंगरहैंस की अल्फा सेल से निकलता है। पूछा गया है हाइपरग्लाइसीमिया कब होता है? इंसुलिन के हार्मोन से। इंसुलिन का हार्मोन जब इंसुलिन हार्मोन निकलना कम हो जाता है तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। आई होप चीज़ें समझ गए होंगे आप। रिफ्टिंग सिंड्रोम में निम्नलिखित में से क्या खतरनाक उतार चढ़ाव होते हैं? यानी जो रिफ्टिंग सिंड्रोम होती है, निम्नलिखित में से खतरनाक उतार चढ़ाव क्या होते हैं? इसका जो आंसर होगा लीवर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रिफ्टिंग सिंड्रोम। पहले समझते हैं रिफ्टिंग सिंड्रोम होता क्या है। जब आप रिफ्टिंग सिंड्रोम समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। रिफ्टिंग सिंड्रोम वो होता है कुपोषण की स्थिति में, जैसे कि आप लंबे समय से भूखे हैं, काफ़ी लंबे समय से आप भूखे हैं, भोजन कंज्यूम नहीं कर रहे हैं या भोजन नहीं ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। जब न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी तो आप कुपोषण हो जाएंगे, कुपोषित हो जाएंगे। जब कुपोषण हो जाएगा, जब आपने अचानक से खाना खाना शुरू कर दिया, यानी अचानक से फूड लेना शुरू कर दिया, काफ़ी लंबे समय तक आपने कुछ नहीं खाया, उसके बाद आपने क्या किया? खाना खाना शुरू कर दिया। खाना खाने में सबसे ज़्यादा अगर आपने कार्बोज वाली चीज़ें ले ली, खाने में कार्बोज वाली चीज़ें जैसे रोटी है, चावल है, ज़्यादा मात्रा में खा लिया, तो जो आपकी बॉडी होगी रिफ्टिंग सिंड्रोम का कारण बन जाएगी। यानी रिफ्टिंग सिंड्रोम में खतरनाक जो हार्मोन होते हैं वो आपकी बॉडी में आ जाएंगे। यानी कि आप लंबे समय तक भूखे हैं, नहीं खाया, उसके बाद अचानक से खाना, यानी कुपोषण के शिकार हो गए, काफ़ी लंबे समय से आपने कुछ खाया नहीं, आपकी बॉडी में क्या है? न्यूट्रिएंट है नहीं, तो आपने कुछ खाया नहीं, न्यूट्रिएंट नहीं है, तो क्या होगा? कुपोषित हो गए। फिर अचानक से खाना खा लिया, तो आपकी अगर अचानक से आपने खाना खाया, सबसे ज़्यादा कार्बोज वाली चीज़ें कंज्यूम कर ली, यानी कि रोटी चावल ये सारी चीज़ें आपने ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर ली, तो आपकी बॉडी में कार्बोज का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा? जो कोशिकाएं होती हैं, जो कोशिकाओं में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स होता क्या है? जैसे कि पोटेशियम हो गए, मैग्नीशियम हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? कोशिकाओं में इसकी मात्रा बढ़ जाता है। जब बढ़ जाएगा तो एक क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। समझ गए होंगे? यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स होता क्या है कि ब्लड में जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़ जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स का एक समूह है, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स किससे बनता है? पोटेशियम, कार्बोनेट हो गया, पोटेशियम हो गया, सल्फेट हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी कोशिकाओं में इसका स्तर बढ़ जाएगा जब आप अत्यधिक मात्रा में कार्बोज कंज्यूम कर लेंगे। बहुत लंबे समय तक आपने कुछ नहीं खाया, मतलब कि आपने कुछ खाया नहीं है, फिर लंबे समय तक आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट है नहीं। जब न्यूट्रिएंट नहीं है, आपने एकदम से खाना कंज्यूम किया, एकदम से कार्बोज वाली चीज़ें ले ली, रोटी है, चावल है, ज़्यादा मात्रा में आपने खा लिया, तो आपकी बॉडी में क्या होगा? जो कार्बोज का लेवल बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाता है तो कोशिकाएं जो होती हैं, कोशिकाओं में पोटेशियम, कार्बोनेट, ये जो मिनरल्स होते हैं, इनका लेवल क्या होता है? बढ़ जाता है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी उतार चढ़ाव होता है, एक क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए। ट्राइग्लिसराइड्स से आप क्या समझते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स से आप क्या समझते हैं? जो ट्राइग्लिसराइड्स होता है ये एक प्रकार का फैट होता है, वसा होता है। जब वसा
जब वसा आपकी बॉडी में अत्यधिक मात्रा में हो जाती है तो जो फैट होता है हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, जो फैट हमारा होता है वो ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि आपने खाने में अत्यधिक मात्रा में फैट खा लिया, वसा वाली चीज़ें कंज्यूम कर ली, तो अत्यधिक मात्रा में वसा किस में बदल जाता है, ट्राइग्लिसराइड में बदल जाता है। जैसे ग्लूकोज में भी हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट में, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसकी सरलतम इकाई क्या होती है, ग्लूकोज होती है, हमने पढ़ा था। प्रोटीन की सरलतम इकाई कौन सी होती है, तो अमीनो एसिड होते हैं। जैसे कि कार्बोज में भी हमने पढ़ा था, जो ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी में अत्यधिक पूछा जाता है क्वेश्चन कि हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, जो अत्यधिक मात्रा में ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। कहाँ कन्वर्ट होता है, लीवर में होता है। संग्रहित कहाँ होता है, तो लीवर और मांसपेशियों में संग्रहित हो जाता है। याद रखिए, पूछा गया है। तो अत्यधिक मात्रा में आपने फैट वाली चीज़ें कंज्यूम कर ली, ले ली फैट वाली चीज़ें, तो वो जाके किसमें फैट कन्वर्ट हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। यकृत एंजाइम क्या होते हैं, यकृत एंजाइम यानी लीवर में पाए जाने वाले कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो हमारी बॉडी में केमिकल प्रोसेस होता है उनको एक्टिव करता है, कि काम करने के लिए एक्टिव करता है। यानी कि यकृत में, लीवर में पाए जाने वाले कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो केमिकल प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में, उसको एक्टिव करते हैं। कौन, लीवर एंजाइम। कीटोन बॉडीज क्या होता है, जैसे कि हमने शुगर जब डायबिटीज़ में पढ़ा था, कीटोन बॉडीज़ क्या होते हैं, जब हमारी बॉडी को यानी कि ग्लूकोज से एनर्जी नहीं मिलती है, तो ग्लूकोज से एनर्जी नहीं मिलेगी तो फैट को तोड़ने लगता है। सॉरी, जब हमारी बॉडी में यानी कि ग्लूकोज से एनर्जी नहीं मिलती है तो हमारी बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, तो क्या करने लगती है, फैट को तोड़ के एनर्जी लेने लगती है। बुफे सेवा क्या होता है, बुफे सेवा एक प्रकार का है, क्या है, टेबल सेवा है, वेटर सेवा है, या सेल्फ सेवा है, या सिंगल पॉइंट सेवा है। एक एक करके समझते हैं। बुफे सेवा एक प्रकार का क्या है, सेल्फ सेवा, यानी कि जो बुफे होता है उसमें सेल्फ सर्विस होती है, सारी चीज़ें आपको खुद से लेनी पड़ती हैं, खानी पड़ती हैं, खुद से, मतलब खुद सर्विस, सेल्फ सर्विस है। टेबल सेवा क्या होती है, टेबल सेवा जैसे कि आप रेस्टोरेंट में गए, टेबल सेवा यानी टेबल में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वेटर सेवा क्या होता है, वेटर सेवा से आप क्या समझते हैं कि जैसे कि कुछ रेस्टोरेंट में जाके जैसे वेटर होते हैं, आप अपना जो ऑर्डर होगा, जो फूड होगा, जो आपको फूड लेना होगा, वो आप वेटर से ऑर्डर करते हैं, वेटर लेके आता है आपको। सिंगल पॉइंट सेवा क्या होती है, जैसे कि कुछ जगह पे आप जाएंगे, एक जो खाने की जो फूड वाले आइटम होते हैं वो सिंगल पॉइंट बने होते हैं, मतलब क्या इसको कहेंगे, एकल पॉइंट सेवा। आप फूड काउंटर में खुद जाएंगे, खुद से पे करेंगे और खुद से ही चीज़ें लेके आप, मतलब खुद की सेवा। जैसे कि एक पॉइंट है खानों की चीज़ें का फूड का काउंटर बने हुए हैं, आपको खुद जाना है, मेनू डिसाइड करना है और उसके अनुसार आपको पे करना है और फूड लेके आपको खुद ही आना है। संयुक्त राष्ट्र यानी एसडीजी रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2000 और 2019 के बीच मातृ शिशु मृत्यु दर में महत्वपूर्ण गिरावट आई है। यह निम्नलिखित में से कौन, UNSDG फुल फॉर्म आपको याद करना है। जो टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम होते हैं उसमें फुल फॉर्म ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूरा पूछा जाता है कि जो एसडीजी होते हैं कितने गोल होते हैं, पूछ लिया जाता है कि जो एसडीजी होता है फुल फॉर्म क्या होता है। और जो नेट में होता है टीजीटी पीजीटी में तो फुल फॉर्म अधिकतर मैक्सिमम फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, लेकिन जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है उसमें जो यूएसजी के
क्या है USDG, जो SDG है इसके 17 गोल हैं। 17 गोल में कोई भी एक गोल पूछ सकता है कि ये किस गोल में है, ये किस नंबर पे आता है। सारे 17 गोल आपको याद करने पड़ेंगे। तो पूछा गया क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र SDG रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2000 और 2019 के बीच मातृ व शिशु मृत्यु दर में महत्वपूर्ण गिरावट आई है। यह निम्नलिखित में से कौन सी UNSDG से संबंधित है? जैसे कि SDG का फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। SDG का फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। SDG का फुल फॉर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसमें कितने गोल्स हैं? 17 गोल्स हैं। याद कर लीजिए, जो है इसमें 17 गोल्स हैं। पूरे आपको 17 गोल्स पढ़ाए जाएंगे और आपको पूरे 17 गोल्स याद करने पड़ेंगे। सारी चीज़ें कौन से गोल में, सारे नंबर आपको सीक्वेंस से याद करने पड़ेंगे, पूरा 1 से लेकर 17 तक। एग्जाम में कोई भी नंबर का गोल पूछ सकता है, तो आपको पूरे 17 गोल याद करने पड़ेंगे। पहले फुल फॉर्म याद कर लीजिए, जो कि फुल फॉर्म है TGT PGT के लिए इम्पोर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कितने गोल्स इसमें? 17 गोल्स हैं, याद कर लीजिए। पूरे 17 गोल्स लिखाए जाएंगे, पूरे 1 से लेकर 17 तक आपको पूरे 17 याद करने पड़ेंगे। UNSDG का फुल फॉर्म क्या है? UNSDG का UNSDG का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप्स। यूनाइटेड नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप्स, याद कर लीजिए। सारी चीज़ें फुल फॉर्म आप जरूर याद कर लीजिए। यूनाइटेड नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से UNSDG से दर में महत्वपूर्ण गिरावट आई है, यानी कि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई। तो निम्नलिखित में से कौन से संबंधित है, किससे संबंधित है? UNSDG तो किससे संबंधित है? जैसे कि मिलावटपूर्ण शिक्षा। मिलावटपूर्ण शिक्षा तो कुछ है ही नहीं, मतलब नहीं है, ये होगा नहीं हमारा। शून्य शिक्षा, शून्य शिक्षा है ही नहीं। इसमें लैंगिक समानता की कोई बात नहीं की गई है। इसमें एक हमारा बचता है उत्तम स्वास्थ्य एवं कल्याण। जहाँ स्वास्थ्य और कल्याण की बात आ जाए, जहाँ स्वास्थ्य और कल्याण की बात आ जाए तो आप याद कर लीजिए, मतलब UNSDG से संबंधित है। उत्तम स्वास्थ्य और मातृ कल्याण, उत्तम स्वास्थ्य और मातृ कल्याण चीज़ें याद कर लीजिए। जो USDG है, MDG है, USDG है, UNSDG है, कितने गोल्स हैं, सारी चीज़ें एक एक करके आपको पढ़ाए जाएंगे। तो सारे गोल्स आप याद कर लीजिए। जैसे कि जो UGC नेट का पेपर होता है, पूरे 17 गोल्स आपको याद होने चाहिए। MDG में कितने गोल्स हैं वो भी याद होने चाहिए। फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। फुल फॉर्म होती है वो TGT PGT में ज़्यादा पूछते हैं, लेकिन जो UGC नेट का पेपर होता है उसमें पूरे 17 गोल्स आपको याद करने पड़ेंगे। मैचिंग के लिए आ जाता है, आपको पूरे एक एक गोल पूरे सीक्वेंस से याद करने पड़ेंगे, 1 से पूरा 17। नेक्स्ट हमारा है रक्त प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? 70 नंबर है हमारा। रक्त प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? रक्त प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोजन, फास्फो, कोई नहीं। कौन सा पाया जाता है? जैसे कि जब हमने प्रोटीन पढ़ा था तो उसमें हमारा डिस्कस हुआ था कि लाइपोप्रोटीन क्या होता है। इसका आंसर क्या होगा? लाइपोप्रोटीन। यानी रक्त प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो लाइपोप्रोटीन पाया जाता है। लाइपो मतलब वसा, लिपिड वसा। लाइपो वसा होती है और लिपिड को वसा भी कहते हैं, लिपिड को भी कहते हैं और लाइपो सेम चीज़ है, फैट को ही हम कहते हैं। ग्लाइकोजन, जैसे कि ग्लाइकोजन हमने पढ़ा था जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे कि अत्यधिक मात्रा में जो हमारी बॉडी में अत्यधिक मात्रा में ग्लूकोज इकट्ठा हो जाता है तो वो ग्लूकोज क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में। कहाँ संग्रहित होता है? तो लीवर और मांसपेशियों में संग्रहित हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है नियोजन किस पर आधारित होता है? यानी कि जैसे हम होम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो जैसे प्लानिंग यानी नियोजन जो होता है, प्लानिंग होता है, वो किस पर आधारित होता है? किस पर आधारित होता है? पूर्व अनुभवों पर आधारित प्रक्रिया है, या वर्तमान पे आधारित होती है, या पूर्व प्रतिमान होती है, या कोई नहीं होती है। तो कौन सी होगी?
जो नियोजन किस पर आधारित होता है, तो पूर्व अनुभवों पर आधारित प्रक्रिया होती है। यानी कि प्लानिंग आप अगर करेंगे किसी चीज़ की तो कोई समस्या होगी, समस्या का आप हल ढूंढने के लिए क्या करेंगे, विकल्पों का चुनाव करेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग यानी समस्या के अकॉर्डिंग आप हल करेंगे अपनी प्रॉब्लम का। तो क्या होगा, यानी कि पूर्व अनुभवों पर जब आप कोई समस्या का समाधान करने के लिए जाते हैं यानी कि प्लानिंग करते हैं, प्लान बनाते हैं, तो क्या होगा, ये पूर्व अनुभवों पर आधारित होगी। यानी कि आपकी समस्या, आपने जो विकल्प चुने हैं वो भी सब पूर्व अनुभवों पर आधारित होगी। चीज़ें हो चुकी होंगी, आप उनका जो एनालिसिस करेंगे, यानी कि काफ़ी सारे जो विकल्प आपके साथ होंगे उनको आप सिस्टमैटिक करेंगे, उनमें से एक विकल्प लेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। तो ये क्या होगी, पूर्व अनुभवों पर आधारित होती है, वर्तमान पर आधारित होगी नहीं, पूर्व प्रतिमान से ग्रसित नहीं है और कोई नहीं। नियंत्रण की विशेषता नहीं है, यानी कि जो प्लानिंग हमारी है यानी जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग की विशेषता कौन सी नहीं है। जैसे कि कंट्रोलिंग हमने पढ़ा था, प्रबंधकीय कार्य हस्तक्षेप या तथ्यों पर आधारित होती है। जो हमारे कंट्रोल होता है, कंट्रोल जो होता है, कंट्रोल की विशेषता कौन सी नहीं है, तो प्रबंधकीय कार्य यानी कि कार्य जो हमारे जो सिस्टम से होता है, जो कंट्रोलिंग हम करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो एक प्रबंधकीय कार्य करते हैं, ये सही है हमारा। तथ्यों पर आधारित होता है, हस्तक्षेप यानी कि हस्तक्षेप इसकी कोई विशेषता नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा है फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन सा खनिज करता है। जैसे कि जब हम लोगों ने प्रोटीन पढ़ा था, ऑक्सीजन पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था हीमोग्लोबिन हमने पढ़ रखा है। तो हीमोग्लोबिन हमने पढ़ा था, जो हीमोग्लोबिन होता है, तो जैसे हम हीमोग्लोबिन को तोड़ेंगे तो क्या होगा, हिम मतलब क्या होगा, आयरन, हिम मतलब क्या होता है, आयरन होता है, और ग्लोबिन मतलब क्या होगा, प्रोटीन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। तो क्या होगा, प्रोटीन और आयरन मिलकर क्या बनाएंगे, हीमोग्लोबिन बनाएंगे। यानी कि हिम मतलब आयरन और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, ये दोनों मिलकर हीमोग्लोबिन बनाते हैं। यानी कि आयरन प्लस प्रोटीन मिलकर क्या बनता है, हीमोग्लोबिन बनता है। हमने पढ़ा था, जब हम लोगों ने प्रोटीन पढ़ा था तब चीज़ें डिस्कस हुई थी हमारी कि हीमोग्लोबिन, हिम मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, हीमोग्लोबिन आयरन और प्रोटीन से मिलकर हीमोग्लोबिन बनता है। तो कौन सा करता है, आयरन करता है। एक एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं ऑप्शन हमारे, जैसे कि फास्फोरस दिया है, फास्फोरस का क्या काम होता है, फास्फोरस का काम होता है कि वो कैल्शियम के साथ, यानी कि फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिल करके, फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलेगा, मिलने के बाद क्या करता है, बोन्स और दांतों को मजबूत बनाने में सहायता करता है। इसके अलावा क्या करता है फास्फोरस जो होता है हम जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसको भी बूस्ट करने का काम करता है, विटामिन बी के साथ भी काम करता है। लेकिन अगर फास्फोरस का मेन फंक्शन पूछा जाए तो मेन फंक्शन फास्फोरस का होता है कि कैल्शियम के साथ मिल करके क्या करता है, दांतों को और हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायता करता है। फास्फोरस और कैल्शियम, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि फास्फोरस कैल्शियम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, यानी कि फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर उसके काम करने में हेल्प करता है। जैसे कि कैल्शियम का काम होता है कि बोन्स और हड्डियों को और दांतों को मजबूती प्रदान करता है, कौन, कैल्शियम। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि कैल्शियम का एक फ्रेंड है, क्या नाम है इसका, फास्फोरस उसके साथ मिलकर कैल्शियम यानी अपने दोस्त के साथ कैल्शियम के साथ मिलकर उसके काम करने में हेल्प करता है। जो कैल्शियम का मेन काम क्या है, बोन्स में मतलब बोन्स को मजबूत करने में, हड्डियों और दांतों को मजबूत करने में करता है। कैल्शियम का तो मेन काम यही है, लेकिन उसके साथ हेल्प कौन करेगा, फास्फोरस करता है। जिंक क्या है, जिंक हमारा होता है इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करता है, कुछ एंजाइम होते हैं उसमें काम करता है जिंक हमारा। आयरन, जैसे कि आयरन अभी हमने बताया कि जो आयरन होता है, आयरन का काम होता है
हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। और आयरन का क्या मेन काम होता है? आयरन का मुख्य काम क्या होता है कि ऑक्सीजन यानी फेफड़ों तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है आयरन। कैल्शियम, जैसे कि अभी हमने कैल्शियम पढ़ा कि कैल्शियम पूछा गया है टीजीटी पीजीटी में, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कैल्शियम जो होता है हमारा सबसे ज़्यादा बॉडी में कहाँ पाया जाता है? तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में हड्डियों और दांतों में पाया जाता है, याद रख लीजिए आप। नेक्स्ट हमारा है जो प्रोथ्रोम्बिन है। प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? किस अंग में होता है? एक एक करके हम चीज़ें क्लियर करते हैं। सबसे पहले है हमारा स्टमक यानी कि अमाशय। अभी हमने जो क्वेश्चन एक आया था अमाशय का जिक्र हुआ था। स्टमक जो होता है, स्टमक जो होता है HCl बनाता है, HCl बनाता है। HCl का काम होता है जो हमारा फूड होता है उसको पचाने का यानी डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। पूछा जाता है कि जो काइम होता है, काइम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप काइम से क्या समझते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि काइम क्या होता है। काइम आप ऐसा समझ लीजिए कि जो हमारा जो फूड होता है, फूड को गाढ़ा चिपचिपा तरल बनाता है, दिस इज़ कॉल्ड काइम। काइम कहते हैं। लेकिन ये काइम की प्रोसेस होता कहाँ है? तो काइम जो हमारा होता है स्टमक में होता है। स्टमक में होता है जो हमारा फूड होता है। फूड पहले हमारा स्टमक में जाता है। स्टमक में जाने के बाद स्टमक की जो कोशिकाएं होती हैं उनको, कोशिकाएं जो होती हैं फूड को बारीक बारीक तोड़ती हैं। तोड़ने के बाद उनको गाढ़ा चिपचिपा एक तरल पेस्ट बनाती हैं। तरल पेस्ट जो गाढ़ा चिपचिपा बनता है उसको क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। ये प्रोसेस होता कहाँ है? तो स्टमक में होता है। नेक्स्ट हमारा है लीवर। लीवर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी में पूछा जा चुका है, कई बार पूछा गया है कि लीवर जो मतलब हमारी जो बॉडी की सबसे बड़ी यानी हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? लीवर होता है। पूछा जाता है क्वेश्चन और कि हमारे लीवर का वेट कितना होता है? लीवर का वेट कितना होता है? तो लीवर का वेट होता है 1.5 किलोग्राम। कितना होता है? क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी पीजीटी में कि जो लीवर होता है, लीवर का वेट कितना होता है? तो 1.5 किलोग्राम। सबसे बड़ी हमारी बॉडी की सबसे बड़ी मतलब आंतरिक ग्रंथि होती है। कौन सी होती है? लीवर होती है। सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि होती है, अंग होता है। इसका वेट कितना होता है? वेट पूछा गया है 1.5 किलोग्राम होता है। प्लीहा क्या होता है? प्लीहा को आरबीसी का कब्री भी कहा जाता है क्योंकि जो आरबीसी खराब हो चुकी होती हैं यानी कि, तो उसको क्या करता है? नष्ट करता है और ब्लड को छानने का काम करता है। नष्ट करता है और ब्लड को छानने का काम करता है। प्लीहा का काम है हमारा। नेक्स्ट हमारा है पैनक्रियाज। जो पैनक्रियाज होता है यानी कि अग्नाशय होता है, वो क्या होता है? जैसे कि हमने पढ़ा था जो पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय होता है। अग्नाशय जो हमारा होता है, जो अग्नाशय हमारा होता है पैनक्रियाज, पैनक्रियाज में जैसे कि हम लोगों ने जब डायबिटीज़ पढ़ा था, डायबिटीज़ पढ़ रहे थे, तब हमने पढ़ा था कि जो पैनक्रियाज की लैंगरहैंस की दीपिकाओं से, दीपिकाओं की अल्फा सेल से, याद कर लीजिए सेल, वहाँ पे कौन कौन सी सेल होती हैं पैनक्रियाज में? पैनक्रियाज की दीपिकाओं में कौन कौन सी सेल होती है? तो अल्फ़ा बीटा गामा। कौन सी सेल होती हैं? अल्फ़ा बीटा गामा सेल होती हैं। पूछा गया क्वेश्चन है कि इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो पैनक्रियाज की लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा सेल से निकलता है। बीटा सेल से क्या निकलता है? इंसुलिन हार्मोन पैनक्रियाज की। उससे क्या निकलता है? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन की हार्मोन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है, शुगर हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है। हमने पढ़ा था जब डायबिटीज़ हम लोग पढ़ रहे थे। इंसुलिन हार्मोन काम क्या करता है कि जब हमारे ब्लड में शुगर का लेवल को मेंटेन करता है। कौन? इंसुलिन हार्मोन। जब हमारे बॉडी में इंसुलिन हार्मोन नहीं बनता है तो क्या होता है? हमारे ब्लड में शुगर का जो स्तर होता है, शुगर का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता है तो डायबिटीज़ हो जाती है। जब हमने डायबिटीज़ पढ़ रहे थे चीज़ें हमारी क्लियर हुई थी।
एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ग्लूकागॉन हार्मोन कहाँ से निकलता है। तो जो ग्लूकागॉन हार्मोन होता है वो भी पैनक्रियाज की लैंगरहैंस की अल्फा सेल से निकलता है। अल्फा सेल से कौन सा निकलता है, सेल ज़रूर याद रखिए, कौन सी सेल से निकलता है, तो अल्फा सेल से ग्लूकागॉन निकलता है, बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन हार्मोन की अधिकता क्या कहलाती है, हाइपरग्लाइसीमिया। ग्लूकागॉन की कमी क्या कहलाती है, हाइपोग्लाइसीमिया। याद कर लीजिए, पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन। ये लीवर वाला याद कर लीजिए कि हमारी बॉडी में जो आंतरिक ग्रंथि सबसे बड़ी कौन सी होती है, यानी आंतरिक अंग ग्रंथ जो भी हो, तो सबसे हमारी बॉडी में आंतरिक ग्रंथ या अंग सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो लीवर होता है। टीजीटी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। और जो लीवर का वेट कितना होता है, कितने वजन की होती है, तो 1.5 किलोग्राम की होती है। याद कर लीजिए। आई होप चीज़ें आप समझ गए होंगे सारी चीज़ें। आज हमारे 74 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, तो एक बार आप सारी चीज़ें रिवाइज कर लीजिए। और जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप एक लाइन में लिख सकते हैं, बहुत सारी थ्योरी मत लिखिए कि पूरा भर भर के पन्ने लिखिए, नहीं, एक लाइन में चीज़ें लिखिए, अपनी लैंग्वेज पे लिखिए, समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक चैप्टर में पूरी एक कॉपी भर दी, नहीं है, एक लाइन की चीज़ें लिखिए। जैसे कि पूछा गया क्वेश्चन है, आप ऐसे लिख लीजिए, जैसे कि लीवर सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि अंग कौन सा होता है, लीवर का, उसके बगल में साइड में उसका वेट लिख लीजिए, 1.5 किलोग्राम का होता है। आयरन के बारे में हीमोग्लोबिन को लिख लीजिए कि हीमोग्लोबिन, हिम मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, दोनों मिलकर हीमोग्लोबिन बनाते हैं। एक पूछा गया क्वेश्चन है कि आरबीसी का कब्र का ग्रह किसको कहते हैं, तो स्प्लीन को कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं। चीज़ें याद कर लीजिए। इन हार्मोन ज़रूर पूछा जाता है कि इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो इंसुलिन हार्मोन निकलता है पैनक्रियाज की लैंगरहैंस के बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। ग्लूकागॉन कहाँ से निकलता है, तो पैनक्रियाज की लैंगरहैंस की अल्फा सेल से निकलता है। चीज़ें क्लियर कर लीजिए सारी, एक एक लाइन में चीज़ों को लिखते चलिए साथ के साथ। बहुत सारा मत लिखिए, 1 लाइन में लिखिए और अपने हैंड राइटिंग में लिखिए। नोट्स सारे खुद से तैयार कर लीजिए। खुद से तैयार किए हुए जो नोट्स होते हैं वो जब आप लिखते हैं आधी चीज़ें तभी याद हो जाती हैं, आधी चीज़ें आप रिवाइज़ करिए। डेली थोड़ा पढ़िए, डेली बहुत 4 घंटे 5 घंटे मत पढ़िए, डेली 1 घंटा पढ़िए, लेकिन उस 1 घंटे में जो भी आप पढ़ें एक बार रिवाइज़ ज़रूर करें। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप एक दिन के 4 घंटे पढ़ लेंगे, लेकिन वो 4 घंटे में पढ़ा हुआ रिवाइज़ नहीं करेंगे तो चीज़ें हेल्प नहीं करेंगे एग्ज़ाम टाइम पे। 1 घंटा पढ़िए, तो 1 घंटे में जितनी चीज़ें पढ़ी हैं आपने एक बार उसको आप रिवाइज़ ज़रूर कीजिए टाइम निकाल के। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो नोट्स खुद से बनाइए तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। और आज जो क्वेश्चन लिखाए गए हैं, जो इम्पोर्टेंट बताया गया है, उसको भी साइड में लिखते चलिए साथ के साथ, तो एक जगह चीज़ें आपको मिल जाएंगी सारी। आई होप जो 74 क्वेश्चन कराए गए हैं उनको एक बार आप ज़रूर देखिए और बाकी चीज़ें आप रिवाइज़ करते जाइए। टीजीटी पीजीटी वाले जैसे हैं, टीजीटी वाले जीएस जीके भी साथ में लेकर चलिए। जैसे कि जीके, उनका एक जीएस जीके का भी पेपर होता है, एग्ज़ाम होता है, तो उसको भी साथ के साथ लेते हुए चलिए, क्योंकि इकट्ठे हो जाएगी चीज़ें तो एक साथ आप नहीं पढ़ पाएंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, जैसे कि आप थोड़ा पढ़िए, लेकिन जितना भी पूरे दिन में पढ़िए आप उसको एक बार रिवाइज ज़रूर करिए। तो जब आप रिवीजन करेंगे जितना भी डेली का पढ़ा हुआ, तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। जैसा कि उसमें जीके जीएस में यूपी के लिए आता है, यूपी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूपी की एक बुक आती है, जो यूपी वाले हैं, जो यूपी के हैं, यूपी की एक बुक आती है केवीएस मदान की। वो मतलब काफ़ी अच्छी बुक है, 1 लाइनर में दिए हुए हैं चीज़ें, शॉर्ट में दी हुई हैं, 1 लाइन में चीज़ें दी हुई हैं, तो और अच्छी लैंग्वेज में दिया हुआ है, सिंपल, तो आप चीज़ें ईजिली समझ सकते हैं और ले लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी आप करंट अफेयर्स पढ़ते जाइए, डेली की जो चीज़ें हैं वो आप डेली एक बार रिवाइज़ करते जाइए। जितना भी पढ़िए डेली का, चाहे 1 घंटा पढ़िए, लेकिन आप उसको रिवीजन ज़रूर करिए। डेली के 2 घंटे पढ़ने से 4 घंटे उनको रिवीजन ना कर पाएँ तो कोई मतलब नहीं होता है। डेली थोड़ा पढ़िए, रिवीजन ज़रूर करिए। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, समझ में आई हैं।
अगर कोई क्वेरी होती है, किसी को कुछ पूछना है, किसी की कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज आप टेलीग्राम पे कर सकते हैं या वाईटी पे भी कर सकते हैं। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी, समझ में आई होंगी। तो समझ में आई हैं, चीज़ों को लिखते चलिए। साथ के साथ कल हम फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप रिवाइज़ करते रहिए, चीज़ों को पढ़ते रहिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय, टेक केयर।